जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में नंदा देवी की गोद में एक छोटा सा न्यूक्लियर डिवाइस दशकों से कहीं खोया हुआ है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये शीत युद्ध के दौर की एक हैरान कर देने वाली सच्ची जासूसी की दास्तान है। क्या ये मुमकिन है कि हिमालय में सचमुच एक परमाणु डिवाइस टिक टिक कर रहा हो? एक ऐसा यंत्र जिसे दशकों तक चुपचाप पावर देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर वो कभी टूट गया तो उसके नतीजे हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और ये सवाल, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। सच ये है कि दशकों से गंगा नदी जहां से निकलती है, ठीक उसी के पास एक परमाणु डिवाइस गुमशुदा है। तो आज हम इसी मिशन की कहानी की परतें खोलेंगे, जिसके पीछे जोखिम और अनसुलझे सवाल आज भी कायम हैं। तो पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना, कि आखिर इतना खतरनाक मिशन शुरू ही क्यों किया गया? इसका जवाब हमें कोल्ड वॉर के उस दौर में ले जाता है जब पूरी दुनिया जासूसी और खुफिया जानकारी की एक खतरनाक दौड़ में फंसी हुई थी। देखिए, उस दौर में सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा था। 1959 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध ने माहौल को और गर्म कर दिया। और 1965 आते आते वियतनाम में उलझा हुआ अमेरिका चीन पर नजर रखने के लिए बेचैन था। चीन का एक न्यूक्लियर पावर बनना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब दिक्कत यह थी कि उस समय अमेरिका के ज्यादातर जासूसी सैटेलाइट्स का फोकस सोवियत संघ पर था। चीन का जो दूर दराज का इलाका था, वो एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ था। इस खुफिया जानकारी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही अलग करने की जरूरत थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया गया जो सुनने में ही पागलपन लगे। प्लान था, हिमालय की किसी बहुत ऊंची चोटी पर एक पावरफुल जासूसी डिवाइस लगा दिया जाए जो सीधे चीन के अंदर तक नजर रख सके। अब सवाल था कि कौन सी चोटी? कंचनजंगा जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी सोचा गया, पर वहां का भयानक मौसम इसे नामुमकिन बना रहा था। इसलिए चुना गया नंदा देवी को, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। क्यों? क्योंकि यहां से चीन के शिनजियांग प्रांत पर एकदम सीधी नजर रखी जा सकती थी, एक परफेक्ट जासूसी पॉइंट। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये एक टॉप सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन था, अमेरिकी सीआईए और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच। और इसे लीड करने के लिए चुना गया कैप्टन एमएस कोहली को। वही कैप्टन कोहली जिन्होंने ठीक उसी साल भारत के पहले सफल एवरेस्ट अभियान को लीड किया था। मतलब इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई था ही नहीं। इस पूरे मिशन का दिल था एक खास डिवाइस, स्नैप, यानी सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलियरी पावर। आसान भाषा में कहें तो एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह बिना किसी मेंटेनेंस के सालों साल खुद बिजली बना सकता था। नंदा देवी जैसी सुनसान जगह के लिए यह एकदम परफेक्ट था। और यह कितना चल सकता था? अंदाजा था कि करीब 87 साल तक। सोचिए जरा, एक डिवाइस जो लगभग एक सदी तक खुद ब खुद काम करता रहे। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। इसकी यही ताकत इसका सबसे बड़ा खतरा भी थी। इसके अंदर ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम के कैप्सूल्स थे, और अगर ये डिवाइस किसी भी वजह से टूट जाता तो ये जानलेवा रेडियो एक्टिव पदार्थ सीधा गंगा के पानी में मिल जाता। नतीजा, लाखों लोगों की जिंदगी पर एक भयानक खतरा। तो सवाल फिर वही, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? शायद इसलिए कि उस वक्त चीन की न्यूक्लियर ताकत पर नजर रखना इससे भी बड़ा खतरा माना जा रहा था। यह मिशन इतना अहम था कि इसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने पर्सनली अप्रूव किया था। खैर, सारी तैयारियां हो चुकी थीं, टीम ट्रेंड थी, डिवाइस तैयार था, अब बस नंदा देवी पर चढ़कर उसे लगाना बाकी था। लेकिन एक चीज थी जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, वो थी कुदरत। और कुदरत के कुछ और ही प्लान थे। टीम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर थी, करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर। और तभी सब कुछ बदल गया।
मौसम ने अचानक एक भयानक रूप ले लिया। एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आया। हवाएं इतनी तेज कि तंबू उखड़ने लगे और दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उस जानलेवा हालात में कैप्टन कोहली के कंधों पर एक नामुमकिन फैसला आ पड़ा। एक तरफ था देश का मिशन और दूसरी तरफ उनकी टीम की जिंदगी। एक अनुभवी पर्वतारोही होने के नाते वो जानते थे कि ये कोई मजाक नहीं है। और उन्होंने वही चुना जो एक सच्चा लीडर चुनता। सबसे पहले टीम की जान। उन्होंने मिशन को फौरन रोक दिया। उस भारी न्यूक्लियर डिवाइस को पास की ही एक चट्टानी दरार में हिफाजत से छिपा दिया और अपनी टीम के साथ उस जानलेवा तूफान से लड़ते लड़ते नीचे उतर आए। चलो, जान बची तो लाखों पाए। टीम सेफ थी, ये सबसे जरूरी था। प्लान ये था कि अगले साल जब मौसम साफ होगा तब वापस जाएंगे और डिवाइस को इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन जब वो लौटे तो वहां एक नया सदमा उनका इंतजार कर रहा था। अगले वसंत में कोहली और उनकी टीम वापस उसी जगह पहुंची और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डिवाइस गायब था। सिर्फ डिवाइस ही नहीं, वो चट्टान की दरार जिसमें उसे छिपाया था वो भी गायब थी। सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। अंदाजा यही लगाया गया कि सर्दियों में आए किसी बड़े बर्फीले तूफान ने सब कुछ बहा दिया था। अब मिशन तो फेल हो गया, डिवाइस खो गया, लेकिन चीन पर नजर रखने की जरूरत तो अब भी थी। तो एक प्लान बी बनाया गया। पास की ही एक दूसरी चोटी नंदा कोट को चुना गया और सबसे जरूरी बात, पिछली गलती से सबक लिया गया। इस बार न्यूक्लियर डिवाइस की जगह सोलर पावर से चलने वाला डिवाइस इस्तेमाल हुआ और यह मिशन कामयाब रहा। लेकिन वो पहला डिवाइस, वो खोया हुआ न्यूक्लियर डिवाइस, उसका क्या हुआ? उसका रहस्य आज भी एक खतरनाक विरासत और कई अनसुलझे सवालों के साथ जिंदा है। इसके बाद सालों तक सीक्रेट सर्च ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो डिवाइस है कहां? क्या वो आज भी नंदा देवी के किसी ग्लेशियर में हजारों फीट नीचे दफन है? ऑफिशियली तो यही कहा जाता है कि वो बर्फ में बहुत बहुत नीचे दबा पड़ा है, लेकिन कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे कि शायद उसे बाद में गुपचुप तरीके से निकाल लिया गया हो। ये भी एक फैक्ट है कि इस घटना के बाद कई सालों तक गंगा के पानी के सैंपल की रेगुलर जांच होती रही, ये पता करने के लिए कि कहीं प्लूटोनियम लीक तो नहीं हो रहा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है। वो डिवाइस एक टाइम बॉम्ब की तरह है, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जिसके अंदर का प्लूटोनियम हजारों साल तक खतरनाक और जहरीला बना रहेगा। ये एक ऐसी समस्या है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होने वाली। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने आज की सुरक्षा के लिए, हम आने वाले कल के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे कैसे अनजाने खतरे पीछे छोड़ जाते हैं। नंदा देवी की बर्फीली चोटियों में दफन ये न्यूक्लियर राज इसी खतरनाक विरासत की एक बहुत बड़ी याद दिलाता है।